BPSE 142 वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है, यूनिट नंबर 10 रहेगी क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट नीति भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो पॉलिसी है क्या है, एक प्रकार की हमारी नीति है। इसको हिंदी में बोला जाता है पूरा काम करो की नीति या पूरब की ओर काम करो। इसको जैसे पहले इसका जो इस पॉलिसी का क्या नाम था, लुक ईस्ट नीति। लुक का मतलब होता है देखना, ईस्ट का मतलब होता है पूरब, यानी बोला जाता था भैया कि पूरब की ओर देखो। तो पूरब की ओर भारत क्यों देख रहा है, पहले देखते हैं कि हम पूरब की ओर क्यों देख रहे हैं। क्यों देखें भाई पूरब की ओर, बताओ। देखो ऐसा है, क्या हुआ था आप सबको पता होगा कि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, थोड़ा मैं पीछे चलते हैं, मैं वहाँ से बताता हूँ। जब तक पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। देखो ऐसा हो रहा था कि जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है कि शीत युद्ध शुरू होता है और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। और सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद क्या है, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार चल रहा था। और जब कोल्ड वार यानी शीत युद्ध चला था तो पूरी दुनिया क्या थी भैया, दो ध्रुवों में, यानी एक तरफ से अगर एक तरफ देखोगे तो अमेरिका का जो गुट था वह पूंजीवादी का गुट था, और दूसरा सोवियत संघ जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं उनका समाजवादी गुट या साम्यवादी गुट में पूरी दुनिया बटी हुई थी। लेकिन आप सबको पता होगा कि 91 में क्या होता है कि 91 में आती 1990-91 तक आते क्या हो जाता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, वैसे एक चीज़ आप सबको पता होगी, भारत गुटनिरपेक्ष देश हमेशा रहा, हम हमेशा गुटनिरपेक्ष रहें। लेकिन यह सर्वविदित है और सबको ये पता था कि भारत गुटनिरपेक्ष होते हुए भी भारत का जो झुकाव है वह सोवियत संघ के साथ है। यानी सोवियत संघ जो था वह हमारे साथ, हमारा एक बहुत बड़ा साथी था और एक बहुत बड़ा हमारा साथी मित्र था। यानी अभी तक अगर मैं बोलूँ 1947 से जब हम आज़ाद हुए थे और 1951 तक, यानी 1991 तक, ठीक है, 47 से लेकर अगर 91 तक देखोगे तो हमारा सबसे बड़ा साझीदार भागीदार जो था वह सोवियत संघ था। किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में जब भी विपदा आती थी तो हमारी वह मदद करता था, हमारा मददगार था। लेकिन भैया क्या हो गया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और हमारा मित्र चला गया। और 1947 से लेकर के 1991 तक क्या होता था, 91 तक क्या चलता था कि हमारा जो पूरा ध्यान था, हमारा पूरा ध्यान क्या था, पश्चिम के देशों पर बहुत ज़्यादा रहता था। पश्चिम के देशों का मतलब आप समझ लेते हो कि सारा भैया ब्रिटेन की तरफ ध्यान रहता था, या कह सकते हैं कि हमारा पश्चिम की तरफ जितने देश हैं, अमेरिका इनकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान रहता था। लेकिन 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया और हमारा एक बहुत बड़ा साझीदार या बहुत बड़ा मित्र कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा, जरूर हम गुट निरपेक्ष देश थे, किसी के गुट में शामिल नहीं थे, लेकिन यहाँ सबको पता था कि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ है। तो इसलिए क्या होता कि जब वो नहीं रहता, सोवियत संघ नहीं रहता है, तो ऐसे समय में 91 में क्या होता है कि भारत को फिर से नए मित्रों की तलाश करनी पड़ेगी। जो हम अपने मित्र पश्चिम में देख रहे थे, पश्चिम की जगह, यानी भैया अभी तो हम पश्चिम पर सारा ध्यान लगाए हुए थे, अब बोला गया कि पश्चिम को हटाओ ध्यान, थोड़ा पूरब की ओर देख लो। यानी पूरब की ओर देखने का मतलब है कि जो पूरब के राष्ट्र हैं, ठीक है, यानी पूरब के साइड में, यानी दक्षिण पूर्व के जो राष्ट्र हैं, दक्षिण पूर्व के राष्ट्रों में अगर मैं नाम बोलूं तो कौन है, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। ये कहा गया भैया कि अभी तक हमारा जो ध्यान था, क्या हमारा ध्यान किस पर था, हम पश्चिम की ओर देख रहे थे। बोला गया कि अब पश्चिम की ओर तो बहुत देख लिया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब हमारा कोई बचा नहीं है, अब हमें हमारा पूरा ध्यान किस पर देखना है, हमें पूरब की ओर, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर हमने अपना ध्यान किया। और क्या उसको बोलता जाता है, लुक ईस्ट नीति बोली जाती है। यानी भारत सरकार, ध्यान रखना, मैं बुक की नहीं बोल के नॉर्मल बात कर रहा हूं, आराम से समझ लोगे। भारत सरकार क्या करती है 91 में, यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, हमें नए मित्रों की तलाश थी भैया, हमारा तो कोई दोस्त बचा ही नहीं। अरे सोवियत संघ जब चला गया तो कोई दिक्कत हो जाती, अमेरिका कोई हम पर हमला कर देता, यानी हमें क्या था 91 में एक दूसरी एक बड़ी बात है कि पूरा जो विश्व है वह पूंजीवाद की दौड़ में भाग रहा था अंधाधुंध, तो हमें भी पूंजीवाद की तरफ भागना पड़ेगा, हमें तो विकास करना है और भारत भी तो एक उभरती हुई शक्ति बन सकता है ना। अरे भाई दो ध्रुवों में पूरी दुनिया बटी हुई थी और जब एक ध्रुव टूट गया, एक ही ध्रुव बचा है, तो उसमें सबको लगता था कि हम भी बड़ी शक्ति बनेंगे, हम भी महाशक्ति बनेंगे। तो भारत को लिए भी तो मौका है कि भारत भी पूरी दुनिया के साथ अपने अच्छे और सुंदर संबंध बनाए। इसलिए बोला गया कि भाई कि अब हम पश्चिम की ओर जो देख रहे थे, थोड़ा हमें
दक्षिण पूर्व की ओर भी देखना चाहिए, यानी अभी हम पूरब की ओर देखो। पूरब की ओर देखने का मतलब यह था कि पूरब के जो देश थे यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो थे उनके साथ हमारे संबंध या रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे या बहुत खराब भी नहीं थे, यानी उनके साथ हमारे किसी प्रकार के संबंध नहीं थे। और किसी से जब हम संबंध जोड़ने जाते हैं ना तो ऐसे एक दिन में संबंध बन भी नहीं जाता है। वैसे आप सबको पता, किसी से रिश्तेदारी करने जाओ ना, बातचीत, कोई आपका एक दिन में दोस्त मित्र यार नहीं बन जाता है। पहले नमस्ते नमस्कार हाय हेलो होता है, ऐसे चलता है। तो भारत भी जब दक्षिण पूर्व एशिया में जाता है तो हाय हेलो तक ही चला शुरुआत में, तो वैसा रहा। बाद में जब ये चैप्टर चलेगा तो मैं आपको डीपली बताऊंगा कैसे कैसे हमारे संबंध उनके साथ रिलेशन आगे दक्षिण पूर्व एशिया के जैसे उनके साथ बनते हैं, क्योंकि हमारी एक समस्या थी। तो इसमें एक चीज आएगा कि देखो एक सिंपल सी बात करें कि भारत जो एक पॉलिसी 91 में पॉलिसी लेकर के आता है, लुक ईस्ट नीति जो आती है, इसका लाने का कोई कारण था। ऐसे अचानक तो सडनली हम लेकर के आ नहीं गए कि भाई हमें पूरब की ओर देखना है, कि पूरब की ओर क्यों देखें। तो सबसे पहले बात आती है हम पूरब की ओर देख क्यों रहे हैं, रीजन क्या। तो रीजन आने से पहले आपको भूमिका इसमें लिख भी रखी है, तो आप पहले इस बात को जो मैंने बताया इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हमें जरूरत थी, क्योंकि भाई हमें भी नए नए मित्रों की तलाश है, नए नए दोस्तों की तलाश थी। दूसरा, भारत भी एक महाशक्ति और बड़ी शक्ति, बड़ा पावर बन सकता था। और दूसरा एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे आसपास के जितने देश हैं, आसपास के जितने यानी दक्षिण अगर बात करोगे आसपास के जैसे पाकिस्तान और दुनिया आसपास के हमारे देश हैं, इन देशों से हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। हमारे जितने मित्र पड़ोसी हैं इनसे हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अन्य देशों की तरफ क्या कर रहा हूं, हमें अन्य देशों की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। तो अन्य देशों के देखने के क्या भारत ने क्या किया 91 में क्या लाता है, लुक ईस्ट नीति लेकर के आता। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले मैं आपको लुक ईस्ट नीति पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम एक्ट ईस्ट नीति पढ़ेंगे। देखो 91 यानी 1991 में क्या कहता है नीति आती जिसको बोलते हैं लुक ईस्ट नीति, यानी पूरब की ओर देखो। इसको लुक ईस्ट नीति का मतलब होता है लुक में देखना, ईस्ट का मतलब पूरब और नीति का मतलब पॉलिसी। यानी भैया भारत अब पूरब यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनकी तरफ देख रहा था, उनकी तरफ संबंध बनाएंगे, उनसे रिलेशन बनेंगे। लेकिन क्या होता 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो कहती है पूरब की ओर कब तक देखेंगे, अब पूरब के लोगों के साथ चलो हम काम करते हैं। तो भैया ऑब्जर्वर, पहले हमने ऑब्जर्वर काफी लंबे समय तक उनके साथ ऑब्जर्व किया, यह समझना है। अब उनके साथ क्या है, उसी को लुक ईस्ट नीति का ही क्या बोलते हैं, एक लेटेस्ट वर्जन, जैसे मोबाइल नहीं होता है अपडेट होकर किया जाता है, वैसे हमारी जो लुक ईस्ट नीति थी 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब आती है, उसी लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति बना देती। नीति वही है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारी क्या रहेगी लुक ईस्ट नीति। देखो सबसे पहले लुक ईस्ट नीति जब लिखोगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन है भूमिका, जैसे आप लिखें तो भूमिका में क्या लिखें, ध्यान से सुनिएगा। पूरब की ओर देखो नीति भारत के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक तथा सामरिक संबंधों पर विस्तार देना। यानी क्या था, पूरब की ओर जो देखिए हमारी नीति है जिसे हम लुक ईस्ट नीति बोलते हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। ठीक भाई, यानी पूरब की ओर देखो तो दक्षिण पूर्व जो एशिया के देश थे उनके साथ हमें क्या करना है, रिलेशन बनाने थे, उनके साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक तथा सामरिक, सामरिक का मतलब सभी मामलों में, सामरिक सभी, सामरिक में सिर्फ सैनिक नहीं था सभी, तो उनके साथ हमें क्या करना था, आर्थिक तथा सामरिक जो यानी सैनिक संबंध है उनमें विस्तार देने के लिए, विस्तार देने क्या होता है कि इस लुक ईस्ट नीति को 91 में क्या होता है लाया जाता है। यानी अब हमें क्या करना है, पूरब के जो देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ हमें क्या करना है, आर्थिक तथा भैया सामरिक यानी उनके साथ सैनिक संबंध या कह सकते जो सामरिक संबंध होते हैं उन संबंधों को हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि पश्चिम में तो हमने बहुत देख लिया, पश्चिम के साथ सोवियत संघ हमारे साथ लंबे रिलेशन में रहा, लेकिन अब सोवियत संघ बचा नहीं, तो हमें थोड़ा अपनी नजर, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई, जैसे कोई बच्चा है बहुत खेलता उलता रहता ना, तो माँ बाप कहते हैं ना बेटा थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे दो, उसी को कह सकते हैं कि भारत ने एक नीति बनाई, थोड़ा पूरब की ओर ध्यान दे दो। तो हम थोड़ा पूरब की ओर चले गए, यानी पूरब पर ध्यान देने की बात हुई। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने, यानी भारत जो है एक क्षेत्रीय शक्ति या कैसे बड़ी शक्ति या महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए इस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे दक्षिण में और दक्षिण एशिया में क्या है,
चीन लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, तो चीन जो शक्ति बढ़ा रहा है वो भारत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो भाई चीन लगातार अगर देखोगे तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है उन देशों में अपने लगातार पावर बढ़ा, यानी उस शक्ति को, यानी प्रशांत महासागर या हम सागर की बात करें तो लगातार दो दक्षिण पूर्व एशिया उसमें चीन जो है अपनी लगातार शक्ति को बढ़ा था। तो चीन के शक्ति को कम करने के लिए यह कह सकते कि भारत जो है अपने पूरब के देशों के साथ अच्छे दक्षिण पूर्व एशिया के अच्छे संबंध बनाने के उद्देश्य से क्या होती है इस नीति को बनाया गया था। यानी कह सकते हैं कि हम चीन के प्रभाव जो उसको कम करने के लिए या अपना प्रभाव बनाने के लिए या दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र हैं उनके साथ अच्छे व्यापारिक संबंध, उनके साथ या अच्छे कह सकते हैं सामरिक संबंध बनाने के लिए हम लुक ईस्ट नीति बनाई गई थी। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा लिखा है आरंभ, यानी लुक ईस्ट नीति का आरंभ कब से कब हुआ। तो पहली हेडिंग क्या बनाओगे इसमें करेंगे लुक ईस्ट नीति का आरंभ। देखिए 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, उसी के बाद जब आप देखोगे सोवियत संघ का विघटन क्या था 1991 में क्या होता है, भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, क्या है भारत उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, कांग्रेस सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव जी क्या थे, और लुक ईस्ट नीति लेकर के आते हैं भाई पूरब की ओर देखो। पश्चिम के तो हमने बहुत देख लिया, पश्चिम में हमारा कोई बचा नहीं है। अब भारत को क्या है, नए नए मित्रों की तलाश की जरूरत थी भैया, नए नए हमें दोस्त बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो देश था उसका कुछ घर वर बचा नहीं, वो पूरा टूट करके बिखर गया था, अब उसका घर उजड़ गया है। तो हमें तो नए दोस्त बनाने पड़ेंगे ना, नए मित्र यार तो बनाने पड़ेंगे। तो पुराना साथी बिछुड़ गया था, तो अब इनको नए लोगों की तलाश थी। यानी भारत क्या है, अब नए राष्ट्रों की तलाश, नए मित्रों की तलाश के लिए पूरब की यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनकी तरफ अपना ध्यान उनकी तरफ अपना ध्यान देगा। तो 1991 में नरसिम्हा राव जी क्या करते हैं, लुक ईस्ट नीति लेकर के आते हैं। ठीक है भैया, लुक ईस्ट नीति का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, भारत के व्यापार की दिशा में, यानी भारत जो है अपने व्यापार की दिशा में पश्चिम तथा भारत के पड़ोसी देशों से हटा करके, देखो भारत की अगर बात हो, हमारा जो व्यापार था वह पश्चिम के साथ चलता था, हमारा जो ज्यादातर व्यापार था वह पश्चिम के साथ और सोवियत संघ के साथ था। लेकिन सोवियत संघ दूसरा पश्चिम के देशों के साथ हमारा व्यापार बहुत ज्यादा था। तो हमें जो पश्चिम के दूसरा जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, 91 में अगर देखोगे तो सोवियत संघ का विघटन होगा, तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, यानी भारत अपने पड़ोसी देशों से उभरते हुए, यानी भारत लगातार उभर रहा था। और हमारे जो पड़ोसी हैं ये बहुत गरीब हैं, तो कुछ बहुत पावरफुल तो है नहीं कि हमारी बहुत ज्यादा दूसरा भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसीलिए कह सकते हैं कि पूर्व एशिया के राष्ट्रों की ओर ध्यान हमें आकर्षित करना पड़ा। यानी हमारे जो पड़ोसी हैं, जितने भी हमारे नेबर्स हैं, ये नेबर्स हमारी कह सकते हो कि भैया ये हमारी आपूर्ति नहीं कर सकते थे, ये हमें कोई भी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो हम अपने पड़ोसी के साथ तो हमारे संबंध बन जाते, लेकिन पड़ोसी में इतनी क्षमता नहीं को हमारी कभी जिंदगी में मदद कर पाता। इसीलिए क्या करना पड़ा कि हमें पड़ोसी को छोड़ करके किसी और को जाकर के अपना मित्र बनाना पड़ा। यानी कह सकते हो कि भारत का जो पूरा व्यापार था वह पश्चिम के साथ चलता था, ठीक है, और भारत के जो पड़ोसी के साथ हम चलता था, हमारा जो सारा व्यापार था वह पश्चिम के साथ चल रहा था और अपने लेकिन अब उस पड़ोसियों से हटा करके क्या करना था, हमें दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र थे उनके ओर हमें क्या करना था, ध्यान देना था, क्योंकि वो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के जो थे बहुत। दूसरा एक चीज समझो, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन गया था। यानी वैक्यूम का मतलब होता है खाली रिक्त स्थान बन गया। यानी विश्व क्या था, दो गुटों में बटा था, एक उधर से लड़ रहा था साम्यवादी, एक उधर से लड़ रहा था पूंजीवादी। तो पूंजीवादी और समाजवादी जब अमेरिका और सोवियत संघ जब लड़ रहे थे, सोवियत संघ का विघटन, तो एक प्रकार से क्या बन गया, वैक्यूम बन गया। तो भारत उस वैक्यूम को, यानी कह सकते उस वैक्यूम को भर करके एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना चाहता था। इसीलिए आप कह सकते कि भारत सरकार जो थी वह लुक ईस्ट नीति लेकर के आती है, ताकि हम थोड़ा ध्यान पूरब की और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अगर हम संबंध सुधारेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा हो सकता था। देखो दक्षिण पूर्व एशिया कह रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमें क्या करना था, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध बनाने की ओर क्या किया जाता है, प्रयास किया। देखो किसी भी देश के साथ जब संबंध बनते हैं, जब रिलेशन बनता है, तो वह किसी एक क्षेत्र में बनेगा। लेकिन जब वह किसी एक क्षेत्र में स्थापित हो जाता है तो धीरे धीरे अन्य क्षेत्र, जैसे मान लो कि जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे साथ सबसे पहले उनके
कह सकते हैं व्यापारिक संबंध है। व्यापारिक संबंध बनने के बाद उनके साथ हमारे आर्थिक संबंध बन गए, हमारे उनके सामरिक संबंध बन गए, सुरक्षा के संबंध बन गए, राजनीतिक, यानी जब संबंध बने तो अब उन संबंधों को हम देखो भैया, किसी के साथ अगर संबंध बनते हैं हमारे, बातचीत, देखो अगर कोई व्यक्ति किसी से बात करता है, एक दिन बात करेगा, 2 दिन बात करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या उसकी दोस्ती बढ़ती चली जाती है ना। एक चीज से दोस्ती शुरू होती है और हर सेक्टर में फैल जाती है। उसी प्रकार से कह सकते हो कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे उनके साथ हमारे संबंध बनते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, सभी क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्या होंगे हमारे संबंध। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, वह दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ हमारे संबंध बनेंगे। अब क्या रहेगा, लुक ईस्ट नीति को आरंभ करने के कारण क्या है। अब हम पहले भी मैं बता चुका हूं लेकिन फिर देखेंगे, इसमें सीरियल वाइज बताऊंगा। देखो क्या है, लुक ईस्ट नीति जो थी, हेडिंग रहेगी, मेन हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग है, बीच में ऐसे लिख देते हैं, लाइन लगा देते हैं, क्या जैसे मैंने लिख रखा है, लुक ईस्ट नीति के प्रारंभ करने के कारण क्या है, या आप कह सकते हो इसमें उत्तरदायी कारण क्या है। भैया लुक ईस्ट नीति क्यों आ रही, रीजन क्यों है, जरूरत क्यों है, ऐसे उठ करके भारत ने क्यों बना दिया, रीजन क्यों बना रहे हैं, लुक ईस्ट नीति की हमें जरूरत क्या है। तो पहला बात क्या है, मुख्य रूप से शीत युद्ध के बाद हुए परिवर्तन, यानी कह सकते हैं कि 1991 में कुछ परिस्थितियां ही ऐसे बन गई थी कि भारत को लुक ईस्ट नीति लाने के लिए मजबूर होना पड़ा या बाध्य होना पड़ा। नहीं कह सकते कि मुख्य रूप से शीत युद्ध जब चल रहा था तो पूरी दुनिया भैया 2 गुटों में बटी थी, 2 गुट बने थे, एक अमेरिका का गुट था, एक सोवियत संघ का गुट था। सोवियत संघ हमारा मित्र था, दोस्त था, लेकिन भारत किसी भी गुट में नहीं था, गुट निरपेक्ष होते हैं, ये सर्वविदित है और सबको पता था कि हम हमारे साथ उनके संबंध। लेकिन शीत युद्ध के बाद क्या, जो वैश्विक परिवर्तन होता है, जो वैश्विक परिवर्तन हुआ शीत युद्ध के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हमें क्या थी भैया कि जैसे पॉइंट भी था क्या इसमें का, जैसे सोवियत संघ का जब विघटन हो गया 90 में हो जाता है, तो क्या थी, हमें नए नए मित्रों की तलाश थी। अब भाई जो हमारा दोस्त था वो दोस्त रहा नहीं, उसका घर उजड़ गया था या बचा नहीं, तो क्या था भाई, नए मित्रों की तलाश थी। तो सोवियत संघ वैश्विक यानी 1991 में परिस्थितियां ही कुछ ऐसे बन गई थी कि हमें एक नई नीति यानी लुक यानी पूरब की ओर भाई देखने के लिए मजबूर हो गया भारत, यानी पश्चिम से हमारा काम नहीं चल सकता था। पश्चिम या कह सकते हो क्योंकि देखो पश्चिम के साथ हमारे संबंध क्यों नहीं, देखो एक तो सोवियत संघ जो था उसका विघटन हो गया, कोई मजबूत शक्ति पश्चिम में बची नहीं। दूसरा अमेरिका एक बड़ी शक्ति बची थी, तो अमेरिका के साथ हमारे वैसे भी बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। तो अमेरिका जो था, वैसे भी अमेरिका बार बार आरोप लगाता था कि भारत गुट निरपेक्ष बना हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे से या दरवाजे की आड़ से कह सकते हो कि क्या वो सोवियत संघ से मिला हुआ। तो अमेरिका हमारा उतना बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करता, या अमेरिका के जो साथी थे वो लोग हमारे साथ थे नहीं। इसीलिए भारत को लगा कि हम पश्चिम को छोड़ते हैं, चलो पूरब की ओर दोस्ती बढ़ा लेते हैं कि भाई मान लो कि एक इलाके में तुम्हारे सारे दुश्मन बन गए तो पूरी दुनिया थोड़ी दुश्मन बन गई थी, तो हम किसी दूसरे को अपना दोस्त बना लेंगे। तो क्या होगा कि भारत ने सोचा चलो हम किसी दूसरे को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, हम पश्चिम छोड़ देते हैं, हम पूरब की ओर दक्षिण पूर्व एशिया की ओर हमने ध्यान दिया। दूसरा पूंजीवाद, और आपको पता है 91 में क्या था, पूंजीवाद कभी का, तो पूंजीवाद कुछ ऐसा था कि पूंजीवादी परिस्थिति चल रही थी और ऐसे समय में क्या थी, भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है, भारत को था नए नए मित्रों की और नए नए संबंध बनाने की तलाश थी, क्योंकि सोवियत संघ जो हमारा मित्र था वो रहा नहीं था। इसलिए अब भारत को विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और कई सारी चीजों के लिए क्या था, नए नए दोस्त चाहिए थे, नए नए मित्र चाहिए थे। इसलिए भारत क्या करता है कि इस नीति को लेकर क्या था, पहला कारण यह है। दूसरा कारण क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक सुधार के पहलुओं पर जोर था। यानी दूसरा क्या था कि अब हम क्या थे भैया, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक पहलुओं पर जोर देना चाहते थे। देखो आपको पता होगा कि 1995 जब WTO की स्थापना होती है और 91 में क्या होता है, जब आर्थिक सुधार होते हैं, तो आर्थिक सुधार में क्या था, हमें अपने आर्थिक पहलू जो हैं यानी हमें इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा जोर देना था। तो ऐसे समय में क्या था कि हम भारत ने सोचा कि हमें दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वह हमारी मदद कर सकते हैं, या हम उनके साथ अच्छे या बेहतर संबंध बना सकते हैं। या भाई कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, बार बार शब्द आता दक्षिण पूर्व, तो एक बार मैं बता देता हूं, लिखना चाहते हो तो लिख लो, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सारे जो देश हैं क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। भैया अब हमें पश्चिम नहीं बल्कि हमें अब दक्षिण पूर्व की ओर चलना है, उनके साथ दोस्ती बनानी, मित्रता बनानी थी, ठीक है।
तो इनके साथ यानी कह सकते हैं कि कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर के साथ क्या थे, आर्थिक पहलुओं पर जोर दिया गया। और 1995 देखो कि WTO की स्थापना होती है, तो आर्थिक संबंध हमें अन्य देशों के साथ तो बेहतर बनाना था, तो हमने सोचा चलो क्यों नहीं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हम संबंध बनाते। नेक्स्ट कारण क्या था भाई, वैश्वीकरण हो गया था। और जब वैश्वीकरण हुआ था तो 1991 वैश्वीकरण होता, और डेट याद रखना 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई 1991 को क्या थी, भारत नई आर्थिक नीति लेकर के आता। आपने पता होगा ना कि भारत नई आर्थिक नीति, तो डेट कौन सी है, 24 जुलाई 91 को, यानी 24 जुलाई 91 को क्या करता है, भारत नई आर्थिक नीति लेकर के आता है। और इस पर क्या होता है कि हमें नए आर्थिक संबंध बनाने पर भारत जोर देता है। और हम जब नए आर्थिक संबंध बनाने के प्रयास करते हैं तो हम सोचते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ हमें बेहतर संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हम बेहतर संबंध बना करके एक नया काम कर सकते हैं, और हमारे लिए भी और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके लिए भी क्या है, काफी बेहतर है। नहीं, वैश्वीकरण हुआ था, और इसीलिए 24 जुलाई 91 को जब नई आर्थिक नीति भारत लागू करता है, तो ऐसे समय में क्या था कि भारत को अपने आर्थिक संबंध बेहतर बनाने के लिए नए देशों की तलाश थी, नए मित्रों की तलाश थी। इसीलिए क्या कह सकते हो कि हमें दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या रहेगा, देखिएगा, दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण की धीमी गति थी। इसको समझो, दक्षिण एशिया समझते हो किसको बोलते हैं, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण एशिया। और देखो भारत की मैं बात करूँ, जैसे मान लो कि अगर हम पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ये जितना भी आसपास के हमारे जितने पड़ोसी हैं, चीन को छोड़ दो बस, ठीक है, बाकी जितने पड़ोसी हैं ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप है नहीं। इनके यहाँ पर क्या है, विकास की भैया बहुत धीमी गति है, ठीक है, इनके यहाँ पर बहुत धीमी गति थी। यानी ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं ये हमारी मांग की आपूर्ति नहीं कर सकते थे। वही बोल रहा, हमारा जो क्षेत्र है क्या है, दक्षिण एशिया में आता है। और दक्षिण एशिया के जो देश हैं, वो जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, वो बहुत मजबूत नहीं है, पैसे वाले नहीं हैं, वो सारे के सारे एक प्रकार से क्या है, कंगाल हो चुके हैं। यानी हमारा देश बहुत बड़ा था, हमें ज्यादा चीजों की जरूरत, हमारी जो मांग है, हमारी मांग अपने पड़ोसी देशों से कह सकती हो, या दक्षिण एशिया, यानी जो दक्षिण एशिया में भारत आता है, दक्षिण एशिया के देश थे उनके साथ हमारे जो मांगे थी वह पूरी कभी नहीं हो पाती। पाकिस्तान या म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या जितने देश हैं वह हमारी किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते थे, हमें जितनी चीजों की जरूरत थी वह आपूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए भारत को जरूरत पड़ी भैया कि एक प्रकार से जरूरत थी, क्योंकि अब हमें दक्षिण यानी पूर्व के जो देश हैं, दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनकी तरफ तो ध्यान आकर्षित ही करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के साथ क्या हमारे संबंध खराब हैं, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये जितने हैं, ये अगर इन सारे देशों की बात करूं, मालदीव है, ये कोई बहुत बड़े राजा थोड़ी हैं, सब कंगाल हैं, भिखारी हैं। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद नहीं कर सकता था। यानी हमारे जो नेबर्स हैं सारे के सारे भिखारी हैं, तो वह भिखारी सारी हमारी आवश्यकता नहीं पूरी कर सकते थे, सारे कंगाल हैं। इसीलिए क्या करना पड़ा कि हमें भैया दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनकी ओर देखना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि उनके साथ जाना जरूरी था, क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं वह बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, वह बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, या वो कह सकते कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे। इसीलिए क्या हुआ कि हमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ संबंध बनाना पड़ा। अगला कि ये बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा, एशिया प्रशांत में क्या था, चीन की बढ़ती जो सक्रियता थी उसको भारत कम करना था। तो अगर देखो चीन जो है वह बहुत जल्दी से दक्षिण यानी पूर्व में क्या था, चीन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो यानी एशिया प्रशांत जो महासागर है या एशिया प्रशांत का जो इलाका, दक्षिण पूर्व का जो इलाका है, इसमें चीन लगातार अपनी पावर को या शक्ति को बढ़ा रहा था। और चीन अगर लगातार उसकी शक्ति बढ़ेगी तो वह भारत के लिए खतरनाक हो सकती थी। इसीलिए कह सकते हो कि ईस्ट यानी क्या हो पड़ी है, लुक ईस्ट नीति हमें लानी पड़ी, क्योंकि चीन जो है, चीन लगातार भैया बढ़ रहा था, प्रशांत महासागर या एशिया के क्षेत्र में बढ़ रहा था, या भारत के लिए क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कह सकते हैं कि भारत को क्या लिखोगे, चीन की यानी एशिया प्रशांत में चीन की बढ़ती सक्रियता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा था, उस सक्रियता को कम करने के लिए भारत क्या करता है 91 में, यानी भारत क्या करता है 91 में क्या करता है,
लुक ईस्ट नीति लेकर के आता है भी, यानी उनकी चीन की सक्रियता को हम कम करना चाहते थे, क्योंकि वो भारत के लिए क्या थी, एक सुरक्षा की दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं थी। चीन लगातार बढ़ रहा था, उसको कम करना या अपना प्रभाव भी उनके बराबर कर लेना इस कारण था। अगला छठा क्या पॉइंट है कि लुक ईस्ट नीति को छठा रीजन क्या है, भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बृहद नहीं भैया कि देखो अमेरिका एक बड़ा गुट था, सोवियत संघ था, अमेरिका और सोवियत लड़ गए, सोवियत खत्म हो गया, तो अमेरिका जो बचा था एक ध्रुवीय विश्व था। तो ऐसे समय भारत को लगा कि भैया हम विश्व गुरु बन सकते हैं, तो भारत जो है अपनी बड़ी भूमिका निभाना चाहता था। यानी इंडिया जो है कह सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बड़ी भूमिका या अपनी साख बनाना चाहता था, यानी भारत को भी लोग माने और भारत भी एक अंतरराष्ट्रीय शक्ति बन सके या अंतरराष्ट्रीय पावर को गेन कर सके। इसलिए भारत जो है अपनी बृहद भूमिका, बड़ी भूमिका बनाने के उद्देश्य से या बड़ा साझीदार बनने के उद्देश्य से क्या होता है, वह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर हमने अधिक जोर दिया। ठीक है, चाहती यानी क्या थी, भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बृहद भूमिका, यानी हर कोई भाई सबकी जिज्ञासा होती है, सबकी भावनाएं होती हैं और सब अपेक्षा करते हैं कि हम शक्तिशाली बन जाए। तो भारत भी यही कर रहा था भैया कि हम भी थोड़ा पावर और गेन कर ले, हम भी थोड़ा अमेरिका के बराबर पहुंच जाए, या थोड़ा नहीं कम तो पहुंच ही जाए। यानी अपनी एक बड़ी भूमिका भारत चाहता है, इसलिए कह सकते हो कि वह दक्षिण पूर्व एशिया की ओर क्या करता है, अपना ध्यान आकर्षित किया। अब भाई बात करेंगे जो लुक ईस्ट नीति है, इसमें लुक नीति तो बन गई, कारण क्या थे हमने देख लिया। अब देखेंगे लुक नीति में हुआ क्या, कदम क्या क्या उठाए गए, यानी क्या क्या एक्टिविटी क्या क्या की गई। ठीक है, यानी क्या हो रहा था। तो पहला सबसे क्या किया गया, उठाए गए कदम क्या रहेंगे, ये मेन हेडिंग रहेगी, उसी में पॉइंट रहेंगे। क्या उठाए गए कदम का मतलब होता है कि जो हमारी लुक ईस्ट नीति है, उस लुक ईस्ट नीति में क्या क्या काम हो रहे थे। तो सबसे पहले क्या था, आसियान देशों के साथ हमारी भागीदारी। अब मान लो जैसे सिंपल सुनो, दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे, उनके साथ हमारी दोस्ती नहीं थी। जब दोस्ती नहीं थी तो हमने क्या किया, 1991 में क्या किया, हमने उनके साथ दोस्ती बढ़ाने के, यानी हमने हाथ बढ़ाए, हाथ मिलाने के लिए हमने हाथ बढ़ाया, हाथ मिला। तो 1991 में क्या होता है, आसियान के जो देश है, आसियान देश वही, आसियान में 10 देश शामिल हैं। और आसियान में अगर आप देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, यानी कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर जो देश हैं, ये आसियान के जो देश हैं, इन देशों के साथ यानी हमारी जो ईस्ट जो नीति है उनके साथ हमने क्या किया, आसियान देशों के साथ अपनी भागीदारी को 1991 में हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी हम उनके साथ भैया धीरे धीरे मित्रता करने लगे। मित्रता तो हमने की, लेकिन 1991 में मित्रता दोस्ती की, लेकिन 1992 में हमने क्या किया, कर दिया क्षेत्रीय वार्ताकार का दर्जा। यानी उनके साथ हम बातचीत, यानी रजिस्टर बातचीत, यानी आप कह सकते हैं ऑफिशियली बातचीत का हमने दर्जा प्राप्त कर लिया। 1991 में तो हमने उसका दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, और उन्होंने कह सकते हो कि 92 में क्षेत्रीय वार्ताकार, यानी ऑफिशियली तौर से, यानी आधिकारिक तौर से भारत अब क्या कर सकता था कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, यानी आसियान के जो देश हैं, उनके साथ ऑफिशियली बातचीत कर सकता था, उनके साथ अपनी बात रख सकता था, या उनके साथ हमारे, यानी कह सकते हो कि पहले तो हमने सिर्फ उनसे हाय हेलो किया, फिर अब आप धीरे धीरे कह सकते हो कि ऑफिशियली तौर पर, यानी क्या हम उसके साथ काम करने लगे। यानी अब 1992 में क्या कि भारत आसियान के देशों से क्षेत्रीय वार्ताकार का दर्जा हमें प्राप्त हो गया। पहले तो हमने मित्रता की, हाय हेलो किया उन लोगों से, अरे ऐसे थोड़ी दोस्ती बन जाएगी, तो धीरे धीरे बढ़ेगा दोस्ती ना, एक अचानक थोड़ी बढ़ जाएगा। तो शुरू में क्या किया, 91 में प्रारंभ किया, और 92 में क्या होता है कि भारत क्षेत्रीय वार्ताकार का दर्जा प्राप्त कर लेता है। और इसके 92 के यानी क्षेत्रीय वार्ताकार का दर्जा प्राप्त करने के 10 वर्षों के बाद 2002 में भारत ने शिखर सम्मेलन स्तर का वार्ताकार, यानी अब जो शिखर सम्मेलन होते थे, यानी वहां पर जो बड़े बड़े शिखर सम्मेलन होते थे दक्षिण पूर्व एशिया में, उसमें भारत वार्ताकार, यानी अब धीरे धीरे जो इंडिया है वह कह सकते हो कि एक बड़ी भूमिका, एक बृहद, यानी आप सिर्फ बातचीत करते थे उनसे 1992, लेकिन 2002 में शिखर सम्मेलन, यानी उनके जो समिट होते थे, उन समिट में भी भारत एक बड़ा भागीदार बन गया। यानी कह सकते हो कि भारत 1991 में क्या होता है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों से बातचीत करना आरंभ करता है। 2002 में वार्ताकार का दर्जा प्राप्त किया हमने उनके साथ, और 1992 में वार्ताकार का दर्जा मिलाता है, और 2002 में क्या होता है, शिखर सम्मेलन, यानी उनके साथ हम कह सकते हो कि शिखर सम्मेलन में, समिट में हम उनके साथ कह सकते हैं भागीदार बन गए। यानी उनके समिट या उनके जो सम्मेलन, उनके ग्रुप के हम क्या बन गए, यानी शिखर सम्मेलन स्तर का भारत क्या बन गया, दर्जा मिल गया। 2003 में भारत क्या करता है, देखो जो ये लुक ईस्ट नीति है ना, भारत इसको धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहा था, बढ़ा रहा था।
ठीक है। शुरू में सिर्फ हम 19 अगर 2002 तक देखोगे सिर्फ हम आसियान जो देश थे, आसियान के देशों के साथ हमने संबंध बनाया। लेकिन 2003 में भारत क्या करता है, इसको जो लुक ईस्ट नीति है इसमें दूसरा फेज लेकर, दूसरे फेज में क्या किया 2003 में दूसरे दौर में इस नीति का विस्तार किया हमने। और ऑस्ट्रेलिया उसके पूरब के दो देश हैं। पहले हम सिर्फ आसियान या दक्षिण पूर्व एशिया में जो आसियान के देश थे उनके साथ हमने संबंध बनाया। लेकिन 2003 में करता भारत क्या करता है, इस नीति का विस्तार करता है, इस नीति को हमने बढ़ाया। और ऑस्ट्रेलिया जो है, और ऑस्ट्रेलिया के जो पूरब के जो देश हैं जैसे इसमें जापान है, यानी ऑस्ट्रेलिया जापान अन्य देशों के साथ कह सकते हो कि भारत धीरे धीरे क्या करता है, अपने संबंध को क्या करता है, एक्सटेंड करने लग जाता है। ठीक है, यानी हमने क्या किया भैया, धीरे धीरे अब हमने क्या किया, इस संबंधों को बढ़ाने में, यानी संबंध को रिलेशन जो हमारे उनके साथ बने थे उन रिलेशन को अब हमने दूसरे दौर में क्या किया कि पहले तो आसियान देश के साथ और बाद में कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया पूर्वी जो देश थे या जापान देश थे उनके साथ भी दूसरे दौर में कह सकते हैं अन्य देशों के साथ भी दक्षिण पूर्वी जो अन्य देश थे उनके साथ संबंध बनाने के लिए हमने 2003 में प्रयास करने लग गए थे। अगला जो रहेगा इसमें पॉइंट रहेगा कि लुक ईस्ट नीति में परिवर्तन क्या क्या को आया। लुक ईस्ट नीति जो थी वह परिवर्तित होती थी। परिवर्तित किस लिए होती थी उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो जो लुक ईस्ट नीति है ना, शुरू में जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे उनके साथ प्रारंभ में सिर्फ उनके साथ हमारे क्या व्यापारिक संबंध ही बने थे। शुरू में क्या था, जो दक्षिण पूर्व एशिया देश थे सिर्फ उनके हमारे साथ क्या थे, ओनली सिर्फ क्या थे, व्यापारिक संबंध थे, यानी हमने उनके साथ सिर्फ व्यापारिक संबंध ही स्थापित किए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो व्यापारिक हमारे संबंध थे इन व्यापारिक संबंधों को बृहद आर्थिक व्यापारिक संबंध बनाए। धीरे धीरे जो हमारे उनके संबंध थे, जो रिलेशन थे, वो व्यापारिक संबंध से बड़े व्यापारिक और बृहद आर्थिक संबंध बने। और उसी के साथ क्या था, उनके साथ हमारे रक्षा सहयोग, बाद में आगे चल करके हमने साथ रक्षा सहयोग, राजनीतिक भागीदारी और धीरे धीरे कह सकते हो सड़क रेल निर्माण अन्य सभी चीजों में कह सकते हो कि उनके साथ हमारी धीरे धीरे परिवर्तन है। शुरू में कह सकते हो कि शुरू में क्या था कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं पहले चरण में हमने क्या उनके साथ, देखो किसी के साथ जब किसी भी देश के साथ जब संबंध बनता है तो वह किसी एक क्षेत्र में लेकर के बनता है। लेकिन एक क्षेत्र से स्टार्ट होता है तो अन्य क्षेत्रों में, यानी कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो थे उनके साथ शुरू में हमने व्यापारिक संबंध स्थापित किए और व्यापारिक संबंध स्थापित करने के बाद उनके साथ हमारे आर्थिक बृहद संबंध बने, फिर उनके साथ हमारे रक्षा सहयोग बने, राजनीतिक भागीदारी सहयोग बना, फिर सड़क और रेल, इस प्रकार के क्या थे हमारे उनके साथ लगातार जो क्या थे भाई ये संबंध बनते चले जा रहे थे। यानी रिलेशन जो था शुरुआत में सिर्फ हमारे साथ उनके व्यापारिक संबंध बनते हैं, उसके बाद उनके साथ आर्थिक बृहद आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग, राजनीतिक भागीदारी, सड़क सुरक्षा, रेल, यानी कह सकते हो कि अब जो व्यापारिक संबंध, उनके सामरिक संबंधों के, रक्षा संबंध, अन्य जितने रिलेशन होते हैं, अन्य रिलेशन भी दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशन बनता चला जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हमारी तो ये थी लुक ईस्ट नीति। लुक ईस्ट नीति के बाद क्या होता है, देखो हमारी 1991 तक क्या रहा, हमने लुक ईस्ट नीति चलाई थी। लेकिन लुक यानी भैया पूरब की ओर कब तक देखना, यानी शुरू में यानी 1991 से लुक ईस्ट नीति में क्या हम दक्षिण पूर्व एशिया देश हैं उनको सिर्फ हम क्या करते हैं आज जब यानी क्या हमको सिर्फ देख रहे थे, उनके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है उसको। यानी लुक ईस्ट नीति का मतलब होता है पूरब की ओर देखो, यानी उनके साथ सिर्फ एक प्रकार से हम उनके साथ बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे, बहुत ज़्यादा में। लेकिन क्या होता कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो उसी लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति बना देती। क्या बना देती है, लुक ईस्ट जो नीति थी उसको क्या कर दिया जाता है, उसको चेंज करके क्या बनाती, नाम जरूर बदला ना, सिर्फ ये बदला कि मोदी सरकार ने नाम बदला। देखो भाई नाम तो बदला है लेकिन नाम बदलने के साथ उन्होंने इसमें कई सारे चेंज करे हैं। क्या क्या चेंज हुआ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्या क्या चेंज आया है। यानी जो लुक ईस्ट नीति थी, लुक ईस्ट नीति से आप क्या बन गई हमारी एक्ट यानी भैया देखो पूरब की ओर तो यानी क्या सुषमा स्वराज जी का इसमें एक भाषण है, सुषमा स्वराज जी ने एक भाषण दिया था शिखर सम्मेलन में। ठीक है, ये इसको शिखर सम्मेलन में भाषण देते बोला था कि पूरब की ओर तो हमने तो बहुत देख लिया लेकिन अब हमें पूरब के साथ काम करने की जरूरत है। तो इस इनके कोट को आप लिख सकते हो। उस समय की जो 2014 में जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज ने अपने एक भाषण में बोलती हैं कि पूरब की ओर तो हमने बहुत देख लिया, अब पूरब के साथ हमें काम करने की जरूरत है। यानी अब क्या है भैया, देख तो बहुत लिया उनके साथ, अब हमें उनके साथ काम करने की जरूरत। तो इसलिए कह सकते हो कि लुक ईस्ट नीति को मोदी सरकार 2014 में एक्ट ईस्ट यानी भैया पूरब की ओर देखो से काम करो की नीति है। यानी कब तक देखते रहोगे, अरे भाई किताब खोल करके देखने से काम नहीं चलेगा। जैसे बच्चों कोई बच्चे को बोल दिया भाई कि
पढ़ाई पर ध्यान दो, तो पढ़ाई तो ध्यान तो दे रहा है लेकिन किताब खोल करके देख रहा, तो अब क्या है भैया, पढ़ाई भी करो, पढ़ने यानी कह सकते हो कि अब पूरब की ओर देखने से पूरब की ओर काम करो की नीति बदल गई है। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट नीति देखो नवंबर 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट नीति लुक ईस्ट नीति में उन्नत रूप है। यानी कह सकते हैं कि नवंबर 2014 में जो एक्ट ईस्ट नीति आती है वह कह सकते हैं कि जो हमारी लुक ईस्ट नीति थी उसी का अपडेट वर्जन है। यानी कह सकते हैं अपडेट कर दिया उसमें, यानी परिवर्तन कर दिया, यानी चेंज करके, नाम में तो चेंज है, नाम में परिवर्तन तो है, चेंज जरूर है, लेकिन कह सकते हैं इसमें बहुत सारी चीजें, या कह सकते हैं कि जो हमारे रिलेशन जो संबंध है उनको और बड़ा रिलेशन और ही बृहद बड़े संबंध उनके साथ हम बनाने जा रहे थे। तो इसमें जैसे मैंने बता भी रखा है, क्या बता रखा है, देखो इसको ध्यान से दिखेगा। देखो पूरब की ओर देखो जो नीति है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं लुक ईस्ट नीति, यह 1991 में बनती है। या मैंने नीचे लिख भी दिया है, पूरब की ओर देखो नीति जिसको हम क्या बोलते हैं लुक ईस्ट नीति, ये क्या 91 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर के आती है। पहले इसका नाम ये था, बाद में कह सकते हो कि एक्ट ईस्ट नीति जिसको हम बोलते हैं काम करो की नीति, या बोला जाता है पूरब की ओर काम करो जो हमारी नीति है, इसे क्या कब लाई जाती है 2014 में। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो उसी क्या बोलते हैं उसी नीति को, यानी लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति कौन बनाते थे 2014 में, मोदी सरकार। इस डायग्राम से मैंने आपको यही बताया कि जैसे मैंने सर्कल लगा के बताया कि पूरब की ओर देखो से पूरब की ओर काम करो की नीति, सुषमा स्वराज का एक इसमें कोट है, उसको आप कोट को लिख भी सकते हैं जो मैंने आपको बोल करके बताया था। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहां भी बताया है लुक ईस्ट से यहां पर पहले हमारा लुक ईस्ट 91 में लुक ईस्ट नीति लेकर के आते हैं, उसी लुक ईस्ट नीति को हमने क्या किया, इसी भैया लुक ईस्ट नीति इस वाली को हमने अपडेट किया और इसी को एक्ट ईस्ट, यानी भैया पूरब की ओर देखो हमने क्या किया, पूरब की ओर काम करोगे 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आती है, इसको कर दिया जाता है। अब देखो डायग्राम से तो मैंने समझा दिया, अब इसको सुनो। देखो पहला पॉइंट क्या रहेगा, आरंभ, यानी कि जो एक्ट ईस्ट नीति है एक कब शुरू की गई, नवंबर 2014 में, ध्यान रखना नवंबर 2014 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये म्यांमार में हुआ था। अब मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा, तो ठीक है 2014 में जो पूर्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसी सम्मेलन में सुषमा स्वराज का कोट है, उसी सम्मेलन में सुषमा स्वराज ने बोला था, जो उस समय भारत की विदेश मंत्री हैं, अब तो दिवंगत हो चुकी है, अभी प्रेजेंट टाइम में है नहीं, उन्होंने बोला था कि पूरब की ओर तो हमने काफी देख लिया लेकिन पूरब की ओर जो देखी नहीं थी, अब हमें पूरब के साथ हमें काम करने की जरूरत है। इसीलिए 2014 में क्या होता है कि आरंभ इसका नवंबर 2014 में पूरब एशिया शिखर सम्मेलन में भारत क्या करता है कि पूरब की ओर देखो जो नीति थी, पूरब के साथ काम करो की नीति को लेकर के आता है, इसका आरंभ किया गया। दूसरा इसका उद्देश्य क्यों है कि जो हमारी जो एक्ट ईस्ट नीति है इसका उद्देश्य क्यों है, उद्देश्य का देखने में निहितार्थ ठहराव था, यानी कहते हैं कि जो हमारी एक्ट नीति थी कि भैया हम पहले तो देख ही रहे थे, देखने में क्या होता है एक प्रकार का ठहराव होता, अब तुम खड़े होकर के किसी को देख रहे हो तो इसका मतलब ठहराव था ना, नहीं हम सिर्फ पूरब की लोगों, पूरब के जो देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया, उनको सिर्फ हम घूर रहे थे समझ लो, यानी जैसे किसी का आदमी कोई देखता है, यानी वो देखने में क्या था एक ठहराव सा था, यानी हम उनके साथ सिर्फ देख रहे थे और जब कर रहे थे, यानी उनको हम क्या करते हैं एनालिसिस कर रहे थे, सिर्फ क्या थे उसमें जो देखने में क्या था एक प्रकार का ठहराव था, यानी ठहराव का मतलब होता है जब हमारे जो संबंध थे वो जैसे लगता था रुक गए हैं या संबंध आगे बढ़ नहीं रहे हैं, नहीं कह सकते हो कि देखने में, यानी जो लुक ईस्ट नीति थी एक प्रकार की ठहरी हुई नीति, यानी जैसे लगता था जैसे रुक गई है या प्रगतिशील नीति नहीं लगती, इससे आगे जो ठहराव था उसके आगे बढ़ करके उसे भारत क्या कहता है उसे आगे बढ़ाता है और क्षेत्र में पहले से अधिक रूप से, यानी अब पहले जो था उससे अधिक रूप से अपनी अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने के उद्देश्य, यानी क्या था दक्षिण पूर्व एशिया को जो हम क्या कर रहे थे देख रहे थे या उसका जो ऑब्जर्व कर रहे थे, ये जो हमारी नीति थी अब उसमें कह सकते कि दक्षिण पूर्व एशिया देखो, दक्षिण पूर्व जो हमारी पूरब की ओर देखो नीति थी उसमें कह सकते हैं उसमें भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से क्या करता है, या कह सकते कि दक्षिण पूर्व एशिया में काम करने के उद्देश्य से क्या करता है इस नीति में परिवर्तन करता है, और वही जो लुक ईस्ट नीति थी वही हमारी नीति एक्ट ईस्ट नीति 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार उसको नाम बदल के परिवर्तित कर देती है, उद्देश्य रहा हमारा। अब इसमें क्या रहेगा देखो
मैंने बता भी रखा है इसका संकेंद्रीकरण। पहले क्या था, पहले अगर आप देखोगे जो हमारी जो लुक ईस्ट नीति थी उसमें क्या था, ओनली सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया, यानी ध्यान रखना मैं बता भी दे रहा हूं, शुरू में जो हमारी लुक ईस्ट नीति है उसमें सिर्फ और सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान जो देश हैं, आसियान देश कौन कौन से आसियान देशों का नाम फिर दोबारा बोल देता हूं, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर है। इन्हीं देशों का शुरुआत में अगर आप देखोगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में क्या था, सिर्फ ओनली और ओनली क्या था, हम सिर्फ आसियान देशों के साथ संबंध थे, ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ थे। और बाद में क्या था, एक्ट ईस्ट नीति में क्या किया हमने, पूर्वी एशिया को भी इसने जोड़ लिया, यानी हमने क्या किया इसको तो इस नीति को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, यानी आसियान देशों के साथ साथ अब इसमें हमने जापान, दक्षिण कोरिया गणराज्य या जो पूर्वी एशिया के देश हैं उनको भी हमने इस नीति में ऐड कर लिया, यानी उनके साथ भी संबंध बनाने में कह सकते हो कि शुरू में फर्स्ट फेज में क्या रहा, हमारी जो एक्ट ईस्ट नीति उसमें सिर्फ आसियान देश तक ही सीमित थे, दक्षिण पूर्व एशिया था, और बाद में जब ये एक्ट ईस्ट नीति आई तो उसमें हमने जापान, दक्षिण कोरिया या जो पूर्वी एशिया है इन राज्यों को भी हमने क्या कर लिया, इसमें जोड़ लिया या कह सकते हो इसमें शामिल कर लिया था, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि अगर बात करोगे कि जो लुक ईस्ट नीति है और जो एक्ट नीति है इसमें परिवर्तन क्या है, तो इसमें कह सकते हो कि मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर किस चीजों से आता है, वही डिफरेंस कौन चीजें करते हैं। तो देखो भारत के प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 4C, नरेंद्र मोदी कई बार आपने देखा भाषण में देखा कई बार जैसे सी या कई बार वो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का या कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसको बोला जाता है कि मिलता जुलता है, कई बार चीज़ों को बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि 2014 में क्या होता कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी क्या है कि यानी कह सकते हो कि जो हमारी एक्ट ईस्ट नीति है, ठीक है, जो हमारी एक्ट ईस्ट नीति है वह किस पर निर्धारित है, ये 4C पर है, यानी 4C है क्या है 4C है। और 4C नीति क्या है, देखो एक्ट ईस्ट जो पूरी नीति है वह 4C पर आधारित है। 4C कौन कौन सा है, पहला C इसका क्या है, संस्कृति यानी कल्चर, दूसरा क्या है कॉमर्स यानी वाणिज्यिक और व्यापारिक, तीसरा कनेक्टिविटी, चौथा क्या है जो है कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण। यानी जो एक्ट ईस्ट नीति है वो इन 4 पिलरों पर, ठीक है, इन 4 पिलरों पर ही पूरे आधारित है। नरेंद्र मोदी ने इसमें बोला था कि भारत जो है यानी एक्ट ईस्ट नीति में जो परिवर्तन कर रहा है वह पूरी नीति 4C में रहेगी। कौन सी रहेगी, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी इसमें हिंदी में बोलेंगे संस्कृति, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, यानी कह सकते हैं कि उनके साथ हमारे साथ कनेक्टिविटी को क्या बोलते हैं, रास्ते वास्ते जो बनते वही कि कनेक्शन जोड़ने के लिए, यानी जो हमारे साथ उनका संबंध अच्छे से नहीं है और भी कनेक्ट करो, यानी हर सेक्टर में कनेक्टिविटी, सिर्फ रोड नहीं बना देना है भैया, व्यापारिक में, कम्युनिकेशन में, हर चीज़ में कनेक्ट करना है ना, ठीक है। यानी कल्चर, वाणिज्य, यानी कह सकते हो कि जो एक्ट ईस्ट नीति है वह उस पर 4C है। 4C कौन कौन से हैं, संस्कृति यानी जिसको हम कल्चर बोलेंगे, वाणिज्य कॉमर्स यानी बोलेंगे, तीसरा कनेक्टिविटी, चौथा हमारे क्या है क्षमता निर्माण, ये 4C पर डिपेंड करती है। और देखो नीचे क्या वैसे मैं बता रहा, देखो मेक इन इंडिया के तहत, देखो मेक इन इंडिया के तहत भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र यही बन गया, यानी जब मोदी सरकार आती है, जब मेक इन इंडिया लेकर आती है तो कह सकते हो कि मेक इन इंडिया में क्या है, यही 4 मूल मंत्र हैं पूरी दुनिया के साथ। या एक्ट ईस्ट जो हमारी नीति है वह 4C पर डिपेंड करती है, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, ठीक है, या ये 4C है उसके साथ, ठीक है, इन्हीं 4C पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया के तहत भारत की विदेश नीति क्या है, का विदेश नीति का मूल मंत्र यही 4C बना है। और एक्ट ईस्ट नीति में जो मूलभूत अंतर है यही 4 पिलर हैं जिसमें हमने नए ऐड किए हैं। पॉइंट अब देखोगे क्या है इसमें, क्या है, देखो प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्ट नीति की घोषणा की, ठीक है, देखो क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ईस्ट नीति की घोषणा की उसमें आर्थिक संबंधों का स्थान बढ़ गया, यानी कह सकते हो कि पहले जो था कि पहले भी हमारे साथ आर्थिक संबंध थे, लेकिन अब जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ जो हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्थिक संबंधों को ज़्यादा स्थान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी थी। यानी पहले जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे जो संबंध थे
आर्थिक संबंध थे लेकिन बहुत बेहतर नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी इसमें क्या किया कि जो एक्ट ईस्ट नीति लेकर के आते हैं, इसमें क्या रखे कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ जो कनेक्टिविटी है वह ज़्यादा से ज़्यादा या बेहतर से बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए काम कर रहे हैं। जो पहले कमजोर कड़ी के रूप में था, अब उस कमजोर कड़ी को बेहतर, अच्छे या सुंदर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, एक्ट ईस्ट नीति में कह सकते हैं उन्होंने घोषणा की है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ जो आर्थिक संबंध है, उन आर्थिक संबंधों को हम क्या करेंगे और भी बेहतर बनाएंगे, क्योंकि क्या है कमजोर कड़ी, उस कमजोर कड़ी को अब हम दूर करने का प्रयास किया गया है। और इसी के तहत कह सकते हो कि दक्षिण पूर्व एशिया जो है उनके साथ बेहतर संबंध बनाने के में भारत सरकार ने क्या है कि भारत में कई सारे देश निवेश करें। तो सबसे पहले किसने निवेश किया है, जापान की जो सरकार है, जापान की सरकार के द्वारा क्या है अगले 5 वर्षों में कितना 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। यानी जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जो थे, उन्होंने बोला था कि भैया कि जापान की जो सरकार है अगले 5 वर्षों के लिए क्या करेगी, लगभग 35 बिलियन डॉलर का क्या करेगी, अमेरिका में क्या करेगी, अमेरिकी डॉलर का क्या करेगी, भारत में निवेश करेगी। यानी भैया जापान क्या करेगा 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या करेगा भारत में निवेश करेगा, इतना पैसा लगा। उसी के साथ दूसरा क्या है कि चीन ने भी क्या किया था, चीन ने बोला था कि 2014 बोला था कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बोला था कि सितंबर 2014 में उन्होंने बोला था कि भारत में जो चीन है वह लगभग 20 बिलियन क्या है 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या करेगा, वह निवेश करेगा। ये प्रकार की बातें यहां पर बोली गई थी। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे हमने कनेक्टिविटी की बात की है, तो जैसे रेल हो, सड़क हो, वायु हो, समुद्र हो, यानी रेल मार्ग हो, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जैसे भारत का रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या वायु मार्ग हो, इसके लिए भी यानी कनेक्टिविटी, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ हम बेहतर कनेक्टिविटी रहे या व्यापारिक संबंध बेहतर बने, वायु मार्ग की बात करें या जल मार्ग की बात करें, तो उनके साथ हम बेहतर कनेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, जैसे संचार में भी कनेक्ट करने के लिए या सभी चीजों में कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व जो है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए क्या है बेहतर कमरा, सड़क, रेल, वायु एवं समुद्र जो है समुद्री मार्ग में, बल्कि इनमें संस्थागत तथा लोगों के बीच में जो संपर्क है वह संपर्क ज्यादा बने, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के ज्यादा बेहतर संबंध है। इसके लिए कनेक्टिविटी जो है उस पर भी भारत सरकार कह सकते हो कि रेल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या वायु मार्ग जो है या जो जलीय मार्ग है उसमें भी कनेक्ट करने के लिए दक्षिण पूर्व में काफी काम हो रहा है। ठीक है, और उसी में एक काम हुआ है जिसको लिखना, आप उदाहरण के लिए क्या लिखोगे, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, यानी 3 देशों को मिलाकर के एक त्रिराष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। यानी ये 3 बहुत बड़ा भैया राजमार्ग बन रहा है। कौन क्या मार्ग, भारत से म्यांमार को कनेक्ट करेगा और म्यांमार से थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। यानी कह सकते हैं भारत से एक सड़क बन रहा है जो म्यांमार में जाएगा और म्यांमार से एक सड़क जाएगा थाईलैंड में। यानी इस कनेक्टिविटी को हम जोड़ रहे हैं, यानी भारत से थाईलैंड और बीच में म्यांमार, एक कनेक्टिविटी, यानी कह सकते हैं कि हमारे जो थाईलैंड के साथ और म्यांमार जो कनेक्टिविटी उसको बेहतर बनाने के लिए त्रिराष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। इसको यानी कनेक्टिविटी का एग्जांपल में आप यही लिख दीजिएगा कि जैसे हमने बात की कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिविटी में आप कह सकते हैं कि काफी काम हो रहा। कल्चर में अगर आप बता दो, कल्चर में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वैसे भी आपने सुना कि जैसे हमारा हिंदू धर्म है, हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म है, वैसे भी आपने सुना कि इंडोनेशिया और कंबोडिया में क्या है, वहाँ भी हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत हैं। या यानी कि कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो भारत है वह कल्चर है, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ रहा है। जैसे आपने सुना कि भाई इंडोनेशिया में बहुत सारी संस्कृति है, कल्चर है, कंबोडिया जो है एक प्रकार से वहाँ पर संस्कृतियाँ कह सकते हैं। तो इन देशों के साथ जैसे इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, इन या जो सिंगापुर है, इनके साथ कह सकते हो कि कल्चर या सांस्कृतिक रूप से भी नहीं कह सकते, सांस्कृतिक रूप से भी जो भारत है उसका बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ। जैसे बौद्ध धर्म की बात करेंगे और बौद्ध पीठ बने, या रामायण की बात करें, या रामायण भी यानी कई सारी जो चीजें, महाभारत की बात करें, तो इनके साथ हमारी जो पौराणिक कथाएं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, नहीं कह सकते कल्चर या जो संस्कृति है उसके साथ भी दक्षिण पूर्व एशिया, यानी जैसे खास करके अगर आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें, कंबोडिया और इंडोनेशिया जो उनके साथ हमारे जो कल्चर है, जो रिलेशन है, वह संबंध क्या है थोड़े बहुत ज्यादा बेहतर बन रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको अगर मैं जो मैंने कल्चर में बताता हूँ, कल्चर में इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।
पांचवा क्या है, देखो कई समुद्री बंदरगाह, यानी कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हम क्या कर रहे हैं, कई सारे जो बंदरगाह हैं, जो हमारे समुद्री बंदरगाह हैं, उनको हम आधुनिक बना रहे हैं, ताकि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश, यानी मोदी सरकार आने से पहले और बाद में भी अगर आप देखोगे, और मोदी सरकार आने से तो बहुत सारा कह सकते हो जो दक्षिण पूर्व उनके साथ हम कनेक्ट करने के लिए कई सारे बंदरगाहों से उनको आधुनिक बना रहे हैं, या उनको आधुनिक काम हो रहा है, या जो हमारे बंदरगाह उनको विस्तार किया जा रहा है। भारत का जो पूर्वी घाट है इसको भी देखोगे नए तरह से बनाया जाए, ताकि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे बने, व्यापारिक संबंध, सामरिक संबंध। नहीं कह सकते कि अब सिर्फ पहले तो हमने बहुत ज्यादा उनको भैया देखा, पूरब की ओर देखा, अब हम उनके साथ काम करने के लिए क्या कर रहे हैं, समुद्री हमारे जो मार्ग हैं, समुद्री मार्गों को भी बहुत ज़्यादा हाईटेक बनाया जा रहा है, या उनके साथ अच्छे संबंध बने दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र हैं इसके लिए भी काफ़ी काम हो रहा है। दूसरा हवाई संपर्क भी, अगर देखोगे हवाई संपर्क भी स्थापित हो रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में, अगर आप देखोगे तो हवाई संपर्क के लिए भी काफ़ी काम हो रहा है। तो अब आपके बुक में भी इसको हवाई संपर्क को लेकर के, जैसे अगर आप देखोगे जैसे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, कम्बोडिया है, यहाँ तक भी देखोगे कि हवाई मार्ग जो है, ये जो फ्लाइट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट बनाई जा रही है, ताकि जो यात्री हैं एक देश के लोग दूसरे देश में आ जा सकें, जैसे टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ क्या है, हमारे संबंध जो रिलेशन है उसको बेहतर से बेहतर संबंध, यानी कह सकते हैं और भी हवाई संपर्क के माध्यम से, ताकि जो कह सकते पर्यटक है वो भी एक दूसरे देशों में आ सकें। इसके लिए भी कह सकते हो कि बहुत सारा हवाई संपर्कों के या जो समुद्री बंदरगाह हैं इनके द्वारा भी काफ़ी काम हो रहा है। अगली जो हेडिंग रहेगी हमारी मेन हेडिंग क्या बनेगी, नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे, यानी क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में जो हमारी एक्ट ईस्ट नीति है उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी इस हमारी जो नीति है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। एक हेडिंग बनेगी महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। देखिएगा क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत तथा दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया के मध्य स्थिर व्यापार की वास्तविक संभावना को दोहराना, यानी भारत जो है वह दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया जो है वहां पर क्या है, जो उसके व्यापारिक हैं, यानी हम व्यापारिक संबंधों को क्या करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। क्या भैया, कि दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पूर्व एशिया जो है या इनके साथ क्या है, जो हमारे व्यापारिक संबंध है, उन व्यापारिक संबंधों को हम वास्तव में क्या बहुत ज्यादा संभावना करें, उनको दोहराना चाहता है, बहुत ज्यादा हम संबंध उनके साथ क्या करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। क्या है, व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम, क्योंकि भारत को भी आगे बढ़ना, डेवलपमेंट करना, विकास करना है। इसके लिए कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार हो सकते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा वहां से चीजें मिल सकती हैं। इसीलिए उनके साथ जो व्यापारिक संबंध है, उन व्यापारिक संबंधों बनाना उनके लिए हमारे लिए बहुत मदद। दूसरा, इन्हीं व्यापारिक संबंध जैसे मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट सिटी है, स्टार्टअप इंडिया है, जैसे कार्यक्रमों में सहायता प्राप्त, यानी जो भारत है, जैसे मेक इन इंडिया में, डिजिटल इंडिया में, सारे मोदी 2014 के बाद ही हुए हैं। देखो, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, या कह सकते ठीक है, स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप इंडिया जो है, इन सभी कार्यक्रमों में भारत जो है एक्ट ईस्ट जो नीति है इसमें जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं इनके साथ क्या करना चाहता है, सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए यानी ज्यादा से ज्यादा, यानी हमारी जितनी भी पॉलिसी हैं, आज जो मेक इन इंडिया जितना भी पॉलिसी हमारी चल रही भारत सरकार जो कैशलेस इकोनॉमी कर रहे हैं, तो हम इसमें जैसे कह सकते हैं भैया कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इन देशों से सहयोग प्राप्त करके इन सभी पॉलिसियों को हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर अपने देश में रोजगार हम क्रिएट करना चाहते हैं, अपने देश में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, या अपने देश में हम कैशलेस इकोनॉमी करना चाहते हैं, या भारत ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाए या व्यापार करे या स्मार्ट सिटी या स्टार्टअप को लगाने में इन दक्षिण पूर्व एशिया से हम क्या ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, देखिएगा, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें क्या रहेगा, अगला क्या है, जापान और अमेरिका के साथ क्या करें हम, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर के इस क्षेत्र में, नहीं भारत क्या चाहता है, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर के इस क्षेत्र में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। क्योंकि आपको पता होगी कि जो चीन है वह दक्षिण पूर्व एशिया में उसका महत्व जो बढ़ रहा है, इसलिए भारत चाहता है कि भैया कि वह जापान और अमेरिका के साथ मिलकर के इस क्षेत्र, यानी जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है इसमें भारत क्या है, अपनी एक्टिव भूमिका निभाना चाहता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से कह सकते हो कि क्योंकि जो जापान है और अमेरिका यही तो हमारे इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, इनके समर्थन से भारत क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो इलाका, जो दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है उसमें भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने में काफी मदद मिले। ये भी हमारा एक मुख्य बिंदु है। अगला क्या रहेगा,
इन देशों में बड़ी संख्या में रह रहे, यानी आपने जगह प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हो रहा आज प्रेजेंट बहुत हो रहा, आप सुना होगा ना, न्यूज में सुनते होंगे। क्या है कि जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, जैसे कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, फिलीपींस है, सिंगापुर है, इन देशों में भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं। यानी इन देशों में बड़ी संख्या में क्या है, हमारे भारतीय प्रवासी रहते हैं, हमारे जो देश के लोग हैं वह देश में निवास करते हैं। उन भारतीयों को देश के विकास में भागीदार बनाए। भारत जो है, जैसे मान ली बहुत सारे लोग हमारे देश को छोड़ करके दक्षिण पूर्व वहां पर रह रहे हैं, तो उन देशों के साथ हम क्या कनेक्ट करें, तथा वो लोग भी जो भारत के लोग हैं लेकिन अन्य देशों में चले गए, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में रहते हैं, तो उन देशों को क्या करना है, भारत अपने विकास में भागीदार बनाना चाहता है। इसलिए वो लोग भी अपने देश के प्रति थोड़ी भैया भूमिका निभा लें। वो जरूर चले गए विदेश में रहते हैं, लेकिन उनकी भी मातृभूमि के प्रति अपनी कुछ बनता है। यानी भारत चाहता है कि बड़ी संख्या में जो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी रहता है, जो हमारा देश छोड़ करके दक्षिण पूर्व एशिया बार बार शब्द आता, तो ध्यान रखना इसमें बहुत सारे देश हैं, कंबोडिया बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे, ठीक है। यानी इनके साथ क्या है, हमें भागीदारी के लिए काम हो। अगली क्या रह अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकता है। नहीं, भारत की लगातार ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है ना, ऊर्जा के मामले, अगर भारत को ऊर्जा मिल जाए ना, यानी पावर मिल जाए, तो भारत में बहुत सारी इंडस्ट्री लग सकती है, बहुत सारी चीजें लग सकती हैं। यानी भारत जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह दक्षिण पूर्व एशिया से पूरा कर सकता है। इसलिए कह सकते हो कि भारत अब दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सिर्फ देखो की नीति नहीं बल्कि काम करो की नीति को लागू करना, यानी हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला, भारत जो है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, देखो अगर एक बात बताऊं, अगर जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जितने भी जो आसाम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर, मिजोरम, अगर हम इन इलाकों में दक्षिण पूर्व एशिया से इनको अगर कनेक्ट कर दें, या दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं इनसे हम मदद लेकर के अगर इन देशों में अगर विकास कर दें, तो क्योंकि ये हमारे जो देश के जो राज्य हैं थोड़े पिछड़े हुए हैं, कह सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अगर इनसे कर देते इसमें हमें मदद मिल सकती है। यानी भारत के दक्षिणी पूर्व जो राज्य हैं इसमें विकास में तेजी लाने में कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया से अगर यहां पर कनेक्ट कर दें तो इन राज्यों का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ठीक, अगला, आपसी सहयोग के द्वारा सुरक्षा को, नहीं कह सकते दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ अगर सहयोग करें तो भारत क्या है, अपनी सुरक्षा जो है और अपनी शांति इसको बढ़ा सकता है। और चीन जो लगातार बढ़ता चला रहा है, चीन लगातार जो साउथ चाइना सी में तमाम मुद्दे चले हैं, इन सभी मुद्दों में कह सकते हो कि भारत की जो सुरक्षा है, भारत अपनी सुरक्षा या सामरिक जो संबंध है दक्षिण पूर्व एशिया जो उनके साथ बेहतर बना के क्या कर सकता है, एक मजबूत सुरक्षा अपने लिए यानी हम कर सकते हैं, यानी एक मजबूत पावर के रूप में भी बन सकता है। अब देखेंगे प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, तो भैया दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ कनेक्ट करने में, उनके साथ बने हमें किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत को संबंध बनाने में किस प्रकार की चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। तो पहली चुनौती क्या है, क्षेत्रीय सुरक्षा है। यानी पहली चुनौती यही है कि चीन जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज्यादा सक्रिय है, इसलिए भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो नहीं चाहता कि हमारे साथ उनके संबंध अच्छे हों। यानी चीन क्या है, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव है और अमेरिका तथा और जापान का प्रभाव है। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में अगर देखोगे चीन की बहुत ज्यादा सक्रियता है और दक्षिण अमेरिका और जापान का बहुत ज्यादा उन देशों में प्रभाव है। इसलिए भारत जो है वहां पर कह सकते हैं कि बहुत एक्टिव नहीं हो पा रहा है जिस तरह वो अपनी भूमिका निभाना चाहता है, इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, जुड़ाव का मुद्दा इसलिए कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है वह हमारा कनेक्ट थोड़ा कम है, क्योंकि अब मोदी सरकार आने के बाद भैया मैं बता रहा हूं कि सड़क बन रहा है, हवाई जहाज वाला बन रहा है या पानी वाला रास्ता बन रहा है, तो अब बन रहा है ना। पहले दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्या था कि हमारे साथ इतना बहुत ज्यादा जुड़ाव, कनेक्टिविटी बहुत कम थी, तो उसका यानी कनेक्टिविटी होने से कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया से हमारे बेहतर संबंध बनने चाहिए, उन बेहतर संबंध बनने में क्या है थोड़ी सी मुश्किल आ रही, चुनौती का मतलब समस्या आ रही है। तो ठीक है, तो जुड़ाव का मुद्दा यानी कनेक्टिविटी का थोड़ा मुद्दा बना है, फिर भी हम कनेक्टिविटी को सुधार रहे हैं। ठीक है, आगे देखेगा। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में वास्तविक क्षमता में पहुंचना। अगर आप देखोगे दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनमें क्या है भैया, जो आर्थिक और व्यापारिक जो संबंध है
उन तक हमें पहुंचना है। और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं क्या है कि ये सभी भी सारे विकसित नहीं है, तो कुछ में विकास है, कुछ में, तो उन देशों के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हम आर्थिक व्यापारिक संबंधों को वास्तव में रियल में हम उनको पहुंचाना चाहते हैं, यानी उनसे लाभ उठाना चाहते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया के देश में भारत जो है वह आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों को ज्यादा बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन रियलिटी में अभी हो नहीं पा रहा है, या कह सकते कि वो जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। क्योंकि देखो हो क्यों पा, यानी हम उनके साथ जितने व्यापारिक संबंध, जितने बिलियन डॉलर का हम वहां पर निवेश करना चाहते हैं उतना निवेश हो नहीं पा रहा है, या उनके साथ हमारे जितने करार होने चाहिए थे, यानी दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ भारत के जितने करार, भारत जितना सोचता है उतना हो नहीं पा रहा है, इसीलिए थोड़ी सी समस्या है। दूसरा, साउथ चाइना सी का एक बड़ा विवाद है। आपको साउथ चाइना सी आपने सुना होगा, तो साउथ चाइना सी में कह सकते हो कि एक बड़ा विवाद है। ये भी कह सकते हैं कि भारत जो है, जो दक्षिण पूर्व उनके साथ संबंध, दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ जो हमारे संबंध में थे, तो साउथ चाइना सी उसमें जो चीन की सक्रियता, लगातार चीन अपना इलाका बताता है, या भारत को जो देखिए साउथ चाइना जो सी है उसी के साथ क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो व्यापार है उसी के रास्ते हमारा सामान आता जाता है। तो कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी का जो विवाद है, इस कारण से भी कह सकते हैं कि भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ संबंध बनने में, रिलेशन बनने में थोड़ी समस्या रही। अगली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो कई सारे देश हैं वहां पर अच्छा शासन नहीं है, कभी वहां पर लोकतंत्र आता, कभी वहां पर डेमोक्रेसी रहती है, कभी वहां पर तानाशाही है। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो सरकारें हैं वह स्थिर सरकारें नहीं है, या कमजोर सरकारें हैं, या वहां पर जो सरकार आती है कभी कुछ कहती है। नहीं कह सकते कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो शासन व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट है, वह मजबूत सरकारें नहीं रहती, इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया के जो हमारे साथ बेहतर संबंध बनने चाहिए वह बेहतर संबंध बनने में थोड़ी सी हमें क्या समस्या आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो भाई, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अगर हम बेहतर बना लेते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हैं, तो संभावना क्या क्या है कि अगर देखो, पहली संभावना मैं बता देता हूं, सेवा के क्षेत्र में तथा व्यापारिक समझौते, अगर सेवा के क्षेत्र में अगर व्यापारिक समझौते अगर दक्षिण पूर्व एशिया के होते हैं तो भारत का जो आर्थिक विकास है, हम अपने देश में आर्थिक विकास कर सकते हैं, नौकरी है, रोजगार है, सभी चीजों में ज्यादा से ज्यादा समान है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अगर हमारे संबंध बनते हैं तो संभावना क्या है कि जो हमारा सेवा सेक्टर है, ठीक है, सेवा सेक्टर में जिसे यानी सर्विस सेक्टर जो है उसमें तथा व्यापारिक संबंधों के द्वारा कह सकते हैं भारत अपना आर्थिक विकास कर सकता है। यानी भारत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बेहतर संबंध बना करके सेवा के क्षेत्र में तथा व्यापारिक समझौते करके भारत अपना आर्थिक विकास कर सकता है, ये हमारे लिए अच्छी संभावना है। दूसरी संभावना क्या है कि अगर देश के जो हमारे पूर्वोत्तर के इलाके हैं, जो देश के हमारे देश के जो पूर्वी राज्य जो हैं, पूर्वोत्तर के जो इलाके हैं, वहां पर सड़क एवं रेल संसाधन को अगर जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह पूर्व एशिया के देशों से जुड़ने में सहायता हो सकती है। देखो भारत अगर भारत कह सकते हैं अपने पूर्वी राज्यों में विकास करता, डेवलपमेंट करता है, तो इससे क्या हो सकता है, दक्षिण पूर्व एशिया उनके साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर बन सकती है। ये कह रहा हूं कि वे अगर इंडिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, अगर हम पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं अगर इनमें रेल बना दें, सड़क बना दें और अगर इनको जोड़ दें तो दक्षिण पूर्व एशिया से साथ हमें कर सकती है काफी मदद मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अगर हमारे पर्यटन को, सांस्कृतिक पर्यटन हो या पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अगर हमारे अच्छे संबंध बनेंगे तो क्या हो सकता है कि हमारे पर्यटन को या संस्कृति को, दूसरा खेल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो हमारे संबंध है, जो रिलेशन है, उसमें सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया जो देश हैं, जो हमारे देश हैं, इनमें खेल हो, पर्यटन हो, संस्कृति हो, कल्चर हो, इसको भी बढ़ावा मिल सकता है, इससे भी हमें काफी फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट करेगा प्रवासी भारतीयों, यानी कह सकते हैं कि प्रवासी भारतीय, यानी हमारे देश के जो प्रवासी भारतीय दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं, इनके साथ क्या कर सकते हैं कि हम अपने देश के विकास में जोड़ सकते हैं। जो लोग हमारे देश को छोड़ करके दक्षिण पूर्व एशिया देशों में रहते हैं, अगर हम उन प्रवासी भारतीयों को अपने देश से जोड़ते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकती है, बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये भी एक संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, थोड़ा रहेगा, सेकंड लास्ट पॉइंट है, देखिएगा लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, पता होना चाहिए कि भाई दो नीति हम पढ़े हैं तो दोनों में डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट क्या है उसको देख लेते हैं। देखो ध्यान सुनिएगा, देखो लुक ईस्ट नीति का उद्देश्य केवल आर्थिक एकीकरण था। नहीं कह सकते 1991 में जो लुक ईस्ट नीति बनती, भैया पूरब की ओर देखो, इसका मात्र और मात्र एक उद्देश्य था, वह आर्थिक था, सिर्फ आर्थिक संबंध स्थापित करना था, या आर्थिक एकीकरण तक ही सीमित था या लिमिटेड था।
लेकिन जो एक्ट ईस्ट नीति जो 2014 में मोदी सरकार आने के बाद बनती है कि काम करो की नीति या पूरब की ओर काम करो की जो नीति है, उसका उद्देश्य आर्थिक के साथ साथ सुरक्षा है, व्यापारिक है, सैनिक है, सामरिक है, इन सभी संबंधों को हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लुक ईस्ट नीति मात्र और मात्र सिर्फ क्या थी, आर्थिक एकीकरण की बात करती थी, जबकि एक्ट ईस्ट जो नीति है यह आर्थिक के साथ साथ सभी क्षेत्रों में सुरक्षा हो, व्यापारिक हो, सामरिक हो, सभी क्षेत्रों में संबंधों के बेहतर बनाने की काम की बात करती है। दूसरा क्या है, लुक ईस्ट नीति का क्षेत्र क्या है, देखो लुक ईस्ट जो नीति है उसका क्षेत्र क्या है, केवल दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे। नहीं कह सकते कि जो लुक ईस्ट नीति थी उसमें मात्र और मात्र दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को ही शामिल किया गया था, जबकि एक्ट ईस्ट नीति थे ये दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया में कह सकते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। नहीं, पहले क्या था कि शुरू में जो हमारी पहली पॉलिसी थी लुक ईस्ट नीति में सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों को हमने शामिल किया था, लेकिन एक्ट ईस्ट जो नीति है इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा पूर्वी एशिया के जो देश हैं, पूर्वी एशिया में जैसे कि शुरू में कह सकते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इनको भी कह सकते हैं इनमें शामिल किया। यानी अभी पहली जो हमारी नीति थी वह सीमित थी, लेकिन हमने क्या किया, इस नीति को थोड़ा हमने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर दिया है। इस नीति को आप क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, बदलाव गया। लास्ट में क्या होगा, हम इसमें निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में बिल्कुल हमें क्या लिखना पड़ता है, निष्कर्ष लिखना पड़ता है। फिर से बता दो, आवाज नहीं आ रही थी। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, निष्कर्ष में यही लिखना पड़ेगा कि जो हमारी लुक ईस्ट नीति थी, जो पूरब की ओर देखो नीति थी, वह 1991 में लागू की गई थी। तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार हमने लागू की थी। जैसी परिस्थितियां थी 1991 में जैसी परिस्थिति बनती है, भारत ने लुक ईस्ट नीति को लेकर के आता है ताकि हम दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ अपना संपर्क स्थापित कर सकें या उनके साथ हम बेहतर संबंध बना सकें। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आती है तो उसमें क्या करती थी, लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति यानी पूरब की ओर काम करो की नीति या पूरब से काम करोगे या काम करो की नीति जो है उसको लागू करती है, क्योंकि 2014 में की जो परिस्थितियां वो बदल जाती हैं। यानी कह सकती है कि दोनों जो नीतियां हैं वह परिस्थितियों को लेकर के आई हैं, जैसी परिस्थितियां थी वैसे लेकर के। यानी कह सकती है कि जो एक्ट ईस्ट नीति है वह लुक ईस्ट जो नीति थी उसका ही उन्नत रूप है या अपडेट वर्जन है। उसमें सिर्फ हमने नाम ही नहीं बदला है, बल्कि उसमें कई सारे हमने आयाम भी बदले हैं। शुरू में जो था हमें दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ सिर्फ हम व्यापारिक संबंध या कह सकते हो कि आर्थिक संबंध तक ही थे। बाद में क्या था कि हम दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सैनिक संबंध, सामरिक संबंध, सभी प्रकार के संबंध हम बनाए हैं। पहले शुरू में क्या था कि जो लुक ईस्ट नीति थी उसमें सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया देशों को हमने शामिल किया था, लेकिन जब एक्ट ईस्ट नीति 2004 में आती है तब हम उसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश के साथ पूर्वी एशिया के जो देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, हमने उनको भी इसमें शामिल कर लिया। तो यही है थी लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति क्या है। इसमें जितना था मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में कुछ भी आएगा तो आप इसमें से लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं जो इसमें से छूट गई है। ठीक है, तो मैंने हर एक चीज को कवर कर रखा है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर एक बार दोबारा भी देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है।